अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम पढ़ने वाले हैं जानदारों में हयाती अफ़ाल, इस सबक का दूसरा हिस्सा। इस दूसरे हिस्से में मैंने आपको गैर जिनसी तौलीद के ताल्लुक़ से पढ़ा चुका हूँ। अब मैं जिनसी तौलीद के ताल्लुक़ से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इस सबक में हम सबसे पहले फूल में तौलीदी उज़ू और तौलीदी अज्जा को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जिनसी तौलीद में दो वालिदैन शामिल होते हैं, जैसे नर और मादा ज़वाजे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। नबातात में तौलीद के लिए दो जानदार तौलीद के अमल को करने का काम अंजाम देते हैं, जैसे मादा और नर ज़वाजा। मादा तौलीदी निज़ाम और मादा तौलीदी निज़ाम में कलगी, बैज़ादान, नाले-गुल पाए जाते हैं, जबकि नर तौलीदी निज़ाम में ज़ीरेदान, ज़िर्रेशा पाया जाता है। देखिए बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मादा तौलीदी निज़ाम में बैज़ादान यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। ये इसे नाले-गुल कहा जाता है, जबकि इसे कलगी कहा जाता है। इस कलगी के ऊपर बजरे आकर जमा होते हैं, जिसकी वजह से अमल बारावरी होती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नर तौलीदी निज़ाम, ये आपको यहाँ पर इस तरह से नज़र आ रहा है। ये नर तौलीदी निज़ाम एंथर, पिटल और सेपल, इस तरह से तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है, जिसे हम लोग बजरेदान, ज़ीरेदान और ज़िर्रेशा इस तरह से कहते हैं। तो आप लोग आम तौर से नर तौलीदी निज़ाम या नर कोट में दो हिस्से पाए जाते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग नर तौलीदी निज़ाम के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे। आप लोगों ने इससे पहले देखा था कि नर तौलीदी निज़ाम में दो इज़ू पाए जाते हैं, जिसे ज़िर्रेशा और ज़िरेगोश कहा जाता है, ज़ीरेदान कहा जाता है। ज़िर्रेशा आम तौर से ज़ीरेदान के नीचे पाया जाता है। इस शक्ल में आप लोग देख सकते हैं कि ये ज़िर्रेशा है। ये धागेनुमा साख जैसा एक ज़िर्रेशा आपको नज़र आ रहा है, और ऊपर बाइलोब सिलेंड्रिकल शेप का आपको ज़ीरेदान नज़र आ रहा है। अच्छा बच्चों, आगे बढ़ते हम लोग। उसी के साथ साथ मादा तौलीदी निज़ाम, आपको मैंने बता दिया था कि मादा तौलीदी निज़ाम के काम, जिसमें सबसे पहला मरहला मैंने बताया कि बैज़ादान बैज़े जमा करने का काम करता है। बैज़े होते हैं इसके अंदर, बीज जिसे कहा जाता है। और यहाँ पर कलगी ऊपर नज़र आ रही है आपको, ये वाली कलगी। इस कलगी के ऊपर ज़ीरेदान से ज़ीरे मुंतकिल होते हैं। इस तरह से ज़ीरे मुंतकिल होने के बाद यहाँ पर ये कलगी फट जाती है, जिसकी वजह से नाले-गुल की मदद से ये ज़ीरे अंदर जाकर बैज़े के साथ इख्तिलात करते हैं, और इख्तिलात के बाद यहाँ पर अमल बारावरी होती है। इस अमल को हम लोग आगे भी देखेंगे बच्चों, लेकिन इससे पहले हम लोगों को इनके अफ़ाल मालूम होना चाहिए कि बैज़ादान का काम क्या होता है, कलगी का काम क्या होता है, नाले-गुल का काम क्या होता है। उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग नर और मादा तौलीदी निज़ाम के अफ़ाल मैंने आपको बता चुका हूँ कि नर तौलीदी निज़ाम और मादा तौलीदी निज़ाम में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है और किन किन के काम क्या क्या होते हैं। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें, मैंने आपको ठीक से बता चुका हूँ। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। अमल बारावरी। नबातात में अमल बारावरी के दो तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका खुद ज़िरगी है और दूसरा तरीका पार ज़िरगी है। खुद ज़िरगी, ये अमल को हम लोग इस शक्ल की मदद से समझ सकते हैं कि जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि एक ही फूल है, यहाँ पर एक फूल है, उसी का कलगी पर उसी के बजरे या बजरेदान में से जो बजरे निकलते हैं, वो बजरे यहाँ पर कलगी के ऊपर जाकर जमा हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम लोग ऐसा कहेंगे कि ये खुद ज़िरगी का अमल है। लेकिन आप शक्ल में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मक्खी की मदद से जो है तो दिखाया जा रहा है कि मक्खी
بذروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ دو پھولوں کے اندر یہ اختلاط ہو رہا ہے، تو اس عمل کو ہم لوگ کہیں گے پارزیرگی۔ پہلا مرحلہ خود زیرگی، دوسرا مرحلہ پارزیرگی، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ عمل باراوری۔ عمل باراوری میں ہم لوگوں نے پڑھے تھے کہ دو طریقے ہیں، خود زیرگی اور پارزیرگی کا طریقہ۔ عمل باراوری کے یہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ عمل باراوری کے دوران بیضے دان سے بیضے ہوا یا کسی جانداروں کی وجہ سے پھول کی کلگی پر جا کر جمع ہو جاتے ہیں اور کلگی پھٹ جاتی، جس کی وجہ سے تمام زیرے نالے گل کی مدد سے بیضے دان میں پہنچ جاتے ہیں اور بیضے دان سے اختلاط کرانے پر یہ عمل باراوری ہوتی ہے۔ وعلیکم السلام۔ کوئی آیا نہیں آج ہے نا؟ پورا بنانے میں بہت ٹائم گیا، تب پہلے ڈیلیٹ ہو گیا تھا، اس کے بعد اور بنایا میں نے۔ نہیں تو نہیں آیا۔ اچھا، آج تو بھی لیٹ ہو گئی ہے۔ یہ اتنا ویڈیو کمپلیٹ کر لوں۔ اب اس کے بعد ہم لوگ پڑھنے والے ہیں انسانی نظام تولید۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا انسانی نظام تولید کے دو اہم اجزاء ہیں، جسے ہم لوگ نر تولیدی نظام اور مادہ تولیدی نظام کہتے ہیں۔ نر تولیدی نظام میں عام طور سے جو چیزیں پائی جاتی ہے جیسے سیمینل ویسیکل، کاپر گلینڈ اور منوی کیسا وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں عام طور سے نر تولیدی نظام کے اہم اجزاء ہے، جبکہ مادہ تولیدی نظام میں دیگر چیزیں پائی جاتی ہے جیسے بیضہ نالی، بیضہ دان، رحم، اندام نہانی وغیرہ۔ اب اس کے بعد ہم لوگ نر تولیدی نظام میں جو اجزاء پائے جاتے ہیں ان کے تعلق سے تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فوتوں کی جوڑیاں جو شکمی کہفے کے باہر موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد منوی کیسا، غذائے قدامیہ اور منی نلی۔ تو اب منی نلی کے ذریعے جو ہے تو منی کے قطرے ایک جگہ سے دوسری جگہ مثانے کے اندر ٹرانسفر ہوتے ہیں یا پھر منتقل ہوتے ہیں، اور منوی کیسے کی مدد سے منی کے قطروں کو منی کی قطرے جو ہے تو پوری طرح سے تیار ہونے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر جو ہے تو بلی تناسلی نلی آپ کو نظر آ رہی ہے، عضو تناسل جسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ جمعہ کے دوران یہ اس کا منی کے قطروں کا افراز کرتا ہے، جس کی وجہ سے عمل باراوری واقع ہوتی ہے۔ آئیے تو آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں مادہ تولیدی نظام۔ مادہ تولیدی نظام میں شکمی کہفے کے اندر ہی تمام اعضاء موجود ہوتے ہیں، جس میں بیضہ دان کی ایک جوڑی ہوتی ہے، بیضہ نالی ہوتی ہے اور اس کی بھی جوڑی ہوتی ہے، رحم ہوتا ہے اور اندام نہانی موجود ہوتی ہے، موبالی غدود موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح بیضہ دان میں جو ہے بیضے تیار ہوتے ہیں۔ ہر مہینے میں ایک مرتبہ ایک بیضہ تیار ہوتا ہے جو عمل باراوری کے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اسی کے بعد زواجی کی تشکیل کس طرح سے ہوتی ہے ہم دیکھیں گے۔ زواجی کی تشکیل سے مراد بیضہ دان سے بیضے تیار ہوتے ہیں، اور عورتوں میں یہ بیضے 45 سال کی عمر تک ہی تیار ہو پاتے ہیں۔ 45 سال کے بعد یہ بیضے تیار ہونا بند ہو جاتے ہیں، جسی کی وجہ سے
इस उम्र को संन्यास भी कहा जाता है, जबकि मर्दों में मनी के कतरे आम तौर से मौत तक तैयार होते रहते हैं, जिसकी वजह से अब उसके बाद देखेंगे हम लोग अमल बारावरी। अमल बारावरी के मरहले में आप यहाँ पर शक्ल में देख सकते हैं किस तरह से एक मनवी कतरा जो है बैजे से मिलाप कर रहा है, और मिलाप होने के बाद यहाँ पर अमल बारावरी का अमल वाक़ हो रहा है। इस मिलाप के दौरान जुनैन तैयार होता है। इस जुनैन को हम लोग नौमौलूद नस्ल में देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माहवारी। माहवारी एक ऐसा मरहला होता है जो आम तौर से मादा ज़वाजे के अंदर 28 दिन में वाक़ होता है। इस मरहले के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि इस मरहले में आम तौर से खून और दीगर गैर ज़रूरी मादे का अफराज होता है, जिसकी वजह से इसे हैज़ भी कहा जाता है। और ये मरहले के दौरान सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर भी डेवलप होता है वुमेंस के अंदर। आम तौर से ये मरहला औरतों में 12 साल और 18 साल और 13 साल के दरमियान वाक़ होता है। इन्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग इलाक़ों की अलग अलग मैच्योरिटी स्टेज होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं IVF टेक्निक। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसमें बांझपन को दूर करने का एक मरहला या एक तरीक़ा बताया जा रहा है, जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि सरोगेट मदर और सरोगेट फादर इस तरीके के दो चीज़ें हमारे को नज़र आती है। सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि सरोगेट मदर होता क्या है। आप लोग शक्ल में देख सकते हैं कि यहाँ पर इस शक्ल में जो है तो सरोगेट मदर के ताल्लुक़ से बताया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं शक्ल में दो कपल्स नज़र आ रहे हैं हमें। इन कपल की औलाद ना होने की वजह से इस वालिद का स्पर्म्स जो है तो ट्रांसफ़र किया गया दूसरी मदर के वॉम में, जिसकी वजह से वो माँ बनी और ये बच्चे को सरोगेट मदर कहा गया। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोग सरोगेट फादर को भी देख सकते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं शक्ल में कि जो वालिद नज़र आ रहा है उसमें ख़ामी होने की वजह से, वो औलाद ना पैदा करने की वजह से स्पर्म बैंक की मदद से एक बच्चे की पैदाइश हुई, जिसको हम लोग सरोगेट फादर कह सकते हैं। और IVF टेक्निक एक मरहला है जिसके अंदर बांझपन को दूर किया जा सकता है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर शक्ल में दिखाया जा रहा है कि इस तरीके में मदर वॉम से जो ओवा है उसका इख्तिलात स्पर्म से किया जाता है, और इस इख्तिलात के दौरान जो जुनैन तैयार होता है वो जुनैन को मदर वॉम में फिर से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसकी मदद से बांझपन को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उसके बाद पढ़ते हैं जुड़वा। जुड़वा ये एक आम नज़रिया है जिसके दो सब टाइप है, जिसे हम लोग ये कह सकते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस से मुराद यानी एक ही बैजा और एक ही स्पर्म दोनों आपस में इख्तिलात कराते हैं और ये दोनों तक़सीम हो जाते हैं। तक़सीम होने के बाद ऐसे जुनैन को हम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है। जबकि दो बैजे और दो स्पर्म आपस में इख्तिलात करते हैं। इख्तिलात करने के बाद इनसे जुनैन तैयार होता है। इस तरह की मरहले को हम लोग डाइज़ाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाली वीडियो को देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।